मैं अध्यक्ष जी बहुत ही जिम्मेवारी से ये बात कह रहा हूं कि सरकार को इस पे बहुत गंभीरता से चिंता करनी चाहिए कि 2019 में जो कदम उठाए गए उससे जो भारत की सरहद के ऊपर परिस्थिति है वो सुदृढ़ हुई, मजबूत हुई कि उसके ऊपर जो चिंताएं हैं भारत की वो बढ़ी है। ये एक बहुत ही गंभीर संवेदनशील सवाल है और मैं ये उम्मीद करूंगा कि सरकार इसको जरूर अपने संज्ञान में ले। दूसरा सवाल मैं अध्यक्ष जी उठाना चाहता हूं, जो आज मैं सुबह एक सरकारी आंकड़े पढ़ रहा था और उस वक्तव्य में ये लिखा था कि 70% जो जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हुए उनको मार गिराया गया। 70% of those locals who had joined the militancy were neutralized। पर जो चिंता का विषय है वो चिंता का विषय ये है कि क्या वर्ष 2019 से जो लोकल नौजवानों का इस आतंकवादी गतिविधियों में उनकी इन्वॉल्वमेंट है कि क्या वो बढ़ी है, और अगर बढ़ी है तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है और मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार जरूर इसको बहुत ही गंभीरता से अपने संज्ञान में ले। तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी कि इस सदन में 8 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था और 18 अक्टूबर 2020 को माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि जम्मू और कश्मीर के स्टेटहुड का जो विषय है उसके ऊपर जल्द निर्णय होगा, जल्द फैसला होगा। आज हम मार्च 2022 में हैं। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जो वक्तव्य माननीय प्रधानमंत्री ने इस सदन में 2019 में दिया या उसके बाद कई बार माननीय गृह मंत्री ने दिया, सरकार उसके ऊपर कब अमल करने जा रही है? कब जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है उसको रिस्टोर करने जा रही है? इसके साथ साथ अध्यक्ष जी आजकल जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन की प्रक्रिया चल रही है। वहां पे नए विधानसभा के क्षेत्र बनाए जा रहे हैं और जहां तक मेरी जानकारी है कि उस प्रक्रिया से वहां की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कुछ ज्यादा खुश नहीं है और एक ये आम बात है कि राजनीतिक पार्टियों को उस सारी प्रक्रिया में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व करने की जरूरत है। उसके साथ साथ कई जिले ऐसे हैं जिन जिलों में आरक्षण की वजह से कहीं ऐसी परिस्थिति ना उत्पन्न हो जाए कि जो लोग आरक्षण से बाहर हैं वो कंप्लीटली अनरिप्रेजेंटेड रह जाए। और इसके अलावा एक चीज मैं विशेष तौर पर कहना चाहूंगा, क्योंकि इस प्रदेश की संरचना में महाराजा रंजीत सिंह का एक बहुत बड़ा रोल था। 1822 में उन्होंने राज तिलक किया था राजा गुलाब सिंह जी का, तो इसलिए वहां पे जो सिख माइनॉरिटी है उसको जम्मू कश्मीर की विधानसभा में प्रावधान देने के लिए, जैसे यहां पे एंग्लो इंडियंस को हम रिप्रेजेंटेशन देते थे क्योंकि अब लेजिस्लेटिव काउंसिल रही नहीं, तो क्या जो वहां पे सिख माइनॉरिटी है, सिख माइनॉरिटी को आप उस विधानसभा में प्रतिनिधित्व देंगे, कुछ सीट्स को वहां पे रिजर्व करेंगे? इन मुद्दों के ऊपर चिंता करने की जरूरत है। अब मैं वहां की इंडस्ट्री के ऊपर आता हूं। एक बात जो कही गई थी कि जब धारा 370 हट जाएगी तो बाहर से बहुत सारे निवेशक आएंगे और जम्मू और कश्मीर में उद्योग लगाएंगे, जिससे वहां पे जो नौजवान हैं उनको रोजगार मिलेगा। अब जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से जो बयान सार्वजनिक हुए हैं उसके हिसाब से अभी तक 99.9% जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री लगाने की याचिका दी है वो जम्मू कश्मीर के मूल निवासी हैं। The moot point being, there is negligible interest by investors outside Jammu and Kashmir for investing in that state.
अब आप स्टेट की इंडस्ट्री की हालत देख लीजिए, और मैंने ये आंकड़े सदन के समक्ष एक बारी पहले भी रखे थे कि कश्मीर में तो इंडस्ट्री है नहीं। जम्मू में जो 3 जिलों में इंडस्ट्री थी, जम्मू, सांबा और कठुआ, उसमें से जो टोटल इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे 12,997, उसमें से 5,890 काम कर रहे हैं और 7,107 इंडस्ट्रियल यूनिट बंद हो चुके हैं। और अध्यक्ष जी, ये बहुत चिंता की बात है कि अगस्त 2019 में जब धारा 370 को हटाया गया और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो पहले 4 महीने में ही जो ह्यूमन राइट्स इन J&K करके एक संगठन है, उसके हिसाब से बहुत बड़ा माली नुकसान हुआ है। और अगर जम्मू कश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स के आंकड़ों को आप संज्ञान में ले, पहले 120 दिन में 17,877 करोड़ का नुकसान हुआ है। और सबसे ज्यादा नुकसान पर्यटन और हैंडीक्राफ्ट्स, जो बेसिक इंडस्ट्री है जम्मू एंड कश्मीर की, टूरिज्म और हैंडीक्राफ्ट्स को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मैं ये सारी बातें सदन के समक्ष इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इन पिछले 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर एक बहुत ज्यादा ही कठिन परिस्थिति से गुजरा है। चाहे आप इंटरनेट शटडाउन्स की बात कर लीजिए, 5 अगस्त 2019 से मार्च 2020 तक 2,213 दिन इंटरनेट बंद रहा। मार्च 2020 से लेकर मार्च 2022 तक 100 बारी इंटरनेट को बंद करना पड़ा। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो जम्मू कश्मीर का पूरे अगर भारत को संज्ञान में ले तो उस मात्रा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू एंड कश्मीर का अभी भी बहुत ऊपर है। इसके अलावा स्कूल बहुत सारे दिन वहां पे बंद रहे। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है अध्यक्ष जी कि जिस विचारात्मक उद्देश्य को लेकर यह सरकार अगस्त 2019 में चली थी कि आर्टिकल 370 को, धारा 370 को धराशायी करके और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर जम्मू और कश्मीर का विकास, तरक्की, उनके नौजवानों को रोजगार, उनके जो इंडस्ट्री है उसकी खुशहाली होगी, क्या उन उद्देश्यों में सरकार सफल हो पाई है? और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जो मैंने थोड़े बहुत आंकड़े देखे हैं, जो बजट प्रस्तुत किया है माननीय वित्त मंत्री ने, उसमें जो प्रशासनिक बजट है, प्रशासनिक बजट में से 73% पैसा होम डिपार्टमेंट पे खर्चा रहा है। तो अगर 73% पैसा आप सुरक्षा पे खर्च रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च रहे हैं, तो ये अपने आप में प्रमाण है कि जो परिस्थितियां हैं वो सुधरी नहीं है। मैं अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे समय दिया।